हेलो स्टूडेंट, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की, और जैसा कि केमिस्ट्री के जो आपके चैप्टर्स हैं वो हम लेकर चल रहे हैं। तो चैप्टर 1 की बात हो रही थी, जो कि आपका है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं, आगे आपके स्क्रीन लगी हुई है, सामने आपकी नोटबुक है, जिस चेयर पे आप बैठे हो, जिस टेबल का आप यूज कर रहे हैं, जिस पेन से आप लिख रहे हैं, वो सभी वस्तुएं आपकी पदार्थ की श्रेणी में आती हैं। और इनकी हमने भौतिक अवस्थाएं देखी थी, 5 अवस्थाओं की बात की थी, जिसमें 3 भौतिक अवस्थाएं मुख्य थी, ठोस, द्रव और गैस। उनके अपने अपने गुण थे, जिनके आधार पर हमने उनमें अंतर भी स्थापित किया था। साथ ही साथ आपने कई सारे प्रक्रम भी वहां पर पढ़े, और आपने कहा कि कैसे आपका कोई भी अवस्था जो है वो दूसरी अवस्था में बदलती है तापमान और दाब के प्रभाव से। साथ ही आपने बोला कि जब भी ठोस कोई पिघलता है तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पिघलता है, जो कि उसका क्या होता है, गलनांक होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जिसे कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपका कोई द्रव जो होगा वो वाष्प में परिवर्तित होगा या गैसीय अवस्था में जाएगा, तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, जिसको आपका क्वथनांक कहा जाता है। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ा था। इसके अलावा अगर पानी भाप बन रहा है तो उसको वाष्पीकरण कहा जाएगा, जिसके बहुत सारे प्रभाव आपने देखे। शीतलता जिसमें से एक है, यानी कि वाष्पीकरण से हमें ठंडक महसूस होती है। इसके अनुप्रयोग हमने देखे कि कहाँ कहाँ आपको वाष्पीकरण के कारण शीतलता आते हुए या उत्पन्न होते हुए दिख रही है। तो आपने बोला मटके का जो पानी है वो वाष्पीकरण के कारण ही ठंडा हो रहा है। गर्मियों में जब हमारी बॉडी स्वेट करती है, या हमारी बॉडी जब स्वेट रिलीज करती है, उसके बाद हमें ठंडक का अनुभव होता है, तो वो भी आपका वाष्पीकरण के कारण हो रहा है। इसके अलावा जैसे कॉटन के क्लोथ्स होते हैं, आपके सूती कपड़े, तो वो भी क्या करते हैं, वाष्पीकरण के कारण हमें ठंडक का एहसास दिलाते हैं। क्लियर? तो इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली थी। इसके अलावा हमने लास्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चंस देखे थे, क्योंकि एक्सरसाइज हम लोग लेकर चल रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर्स की बात कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने कन्वर्ट करना सीखा था टेम्परेचर को आपके, कि टेम्परेचर को किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। तो पहला था आपका केल्विन में, आपको टेम्परेचर दिया गया था जिसको आपने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना था। तो केल्विन के टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए आप उसमें से -273 कर देते हैं। इससे आपका जो केल्विन वाला तापमान है उसकी वैल्यू आप डिग्री सेल्सियस में बता देते हैं। जैसे यहाँ पे 293 केल्विन था, तो उसको डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए आपने उससे 273 को घटा दिया है, तो आपका आंसर आया 20। और चूंकि आप उसको कन्वर्ट कर चुके हैं तो क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस आएगा। क्लियर? सेकंड था आपका 47 केल्विन। तो 47 केल्विन 400 सॉरी, सेकंड है आपका 470 केल्विन, जो कि आपका क्या है, 470 केल्विन को आप जब डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, उसमें से 273 को आप माइनस कर देंगे, तो आपका आ गया 197 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? सो आपने तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कर लिया है। क्लियर? इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। ओके, यानी अभी आपको तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया गया, उसको आपने केल्विन में बदलना है। तो डिग्री सेल्सियस को जब भी केल्विन में बदलेंगे तो आप क्या करेंगे, जो आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है उसमें आपने 273 ऐड कर देना है, यानी कि 273 को जोड़ लेंगे कितने में, जो आपका डिग्री सेल्सियस का तापमान है उसमें। क्लियर है? तो आपको 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, दूसरा आपका क्या है 373 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों में आप 273 ऐड कर लेंगे, तो पहले का आपका 298 केल्विन हो जाएगा और दूसरा का आपका 646 केल्विन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया है। क्लियर? तो तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित हमने कर लिया है इस प्रकार से। तो आपको बस एक चीज सीखनी होती है कि जैसे आपने सीख लिया कि केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आएगा तो आप ठीक उसका विपरीत कर लेंगे, यानी ठीक उसका ऑपोजिट। जैसे आपने पहले -273 किया था, तो अभी आप क्या कर रहे हैं, +273 कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, नेफ्थलीन बॉल disappears with time without leaving any solid।
तो नेफ्थलीन बॉल्स गायब क्यों हो जाती है बिना कोई अपने पीछे कोई अवक्षेप छोड़े हुए? तो क्योंकि वो क्या हो जाती है, ऊर्ध्वपातित हो जाती हैं। आप पढ़ते हैं, यानी ऊर्ध्वपातन क्या है, जब आपका ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में कोई पदार्थ जा रहा है और द्रव अवस्था में नहीं जा रहा है। ठीक है, आपने बोला था कि बर्फ को अगर पिघलाएंगे तो वो पानी बनता है, तब उसका भाप बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कपूर क्या हो रहा है, कपूर सीधे ही गैसीय अवस्था में जा रहा है, और वो चूंकि ऊर्ध्वपातन का प्रक्रम है इसलिए वहां पर कोई भी आपका अवक्षेप पीछे नहीं छूट रहा है। ठीक है, सो नेफ्थलीन एक वाष्पशील ठोस है। वाष्पशील और ठोस, ठोस तो आपको पता ही है, आकार आयतन निश्चित है उसका। वाष्पशील यानी कि उसकी वेपर्स बन सकती हैं, जैसे कि पानी आपका वाष्पशील आप बोलते हो, बर्फ को आप वाष्पशील बोलेंगे क्योंकि उसकी भाप बन रही है, गैसीय अवस्था में वो जा रहा है। तो कपूर भी आपका गैसीय अवस्था में जा रहा है, इसलिए वो क्या है, वाष्पशील है। और जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना, यानी कि ठोस से द्रव अवस्था में नहीं जा रहा है, जैसे आपने बोला बर्फ पानी बन रहा है उसके बाद भाप बन रहा है, लेकिन कपूर के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, गैस में बदल जाता है जिसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। अतः कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो आपको सिर्फ वहां पर क्या आती है, कपूर की स्मेल आती है, गंध आती है, लेकिन आपको वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई ठोस पदार्थ नहीं दिखता है। ठीक है, चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। और इसका आपको क्या बताना है, कारण बताना है। क्या कह रहे हैं, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। मुझसे कोई कई मीटर दूर बैठा हुआ है कोई व्यक्ति, मेरे पास परफ्यूम की बोतल है। ठीक है, मैंने परफ्यूम को यहाँ पर छिड़का है या परफ्यूम की बोतल को ओपन किया। ठीक है, आपने इत्र की बोतल को कहीं पर खोला है, आपसे कुछ मीटर दूरी पर कोई बच्चा बैठा है। ठीक है, या कोई आपका फ्रेंड, उसको उस इत्र की जो गंध है वो वहां तक जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था हवा आपका एक पदार्थ है। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, कई सारे कण होंगे। पदार्थ आपका किससे मिलकर के बना, कणों से मिलकर के बना होता है। गैसीय अवस्था में जब आप पदार्थ की बात करते हैं तो कण आपके दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो हवा के कण भी दूर दूर है, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, इजीली हवा में हाथ हिला पा रहे हैं। क्लियर। दूसरा, जब आपने इत्र की बोतल को खोला तो जो सुगंध थी, हवा के कण क्या है, गैसीय अवस्था में आपने बोला कणों में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो जो कण है वो बहुत ज्यादा मूव करेंगे, मूवमेंट उनमें बहुत होगा। और हवा के माध्यम से, क्योंकि कण आपका गति कर रहा है, आपने यहाँ पे परफ्यूम की बोतल अगर ओपन की है तो वो स्मेल इस कण से टकराई, ये कण आगे गया क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है। और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएगा, हमने क्या बोला, रेंडमनेस होती है, रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां से इधर चला गया, फिर कई सारे कण होंगे ना, एक कण आपका पीछे को चला गया, एक लेफ्ट को चला गया, एक राइट को। तो इस प्रकार से सुगंध के साथ वो कण क्या हो रहे हैं, विसरित हो रहे हैं। चूंकि विसरण हो रहा है, इससे जो आपसे कुछ मीटर दूर पर आपका दोस्त है उसको भी उस इत्र की सुगंध मिल रही है। ठीक है, तो क्या होता है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग several meters away because perfume contain volatile solvent and diffuse faster and can reach people sitting several meters away. Okay, इत्र एक क्या है, वाष्पशील द्रव है, किसमें बदल जाएगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, जो तेजी से वाष्प में बदल जाता है तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में आपका तेजी से विसरित हो जाता है। यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी हमारे पास तक पहुंच जाती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अभी आपके पास एमसीक्यूज आ गए। एमसीक्यूज क्या होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न क्या होते हैं बच्चों, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा या फिर आपको एक प्रश्न दिया जाएगा और उस प्रश्न के लिए आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, यानी विकल्प। बहुविकल्प का मतलब बहुत सारे विकल्प हैं आपके पास। ठीक है, और उनमें से कोई एक विकल्प आपका सही होता है, कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, तो जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना होता है आंसर में। ठीक है, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपका पहला प्रश्न है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। गैस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए इनमें से कौन सी परिस्थिति सबसे उचित होगी। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि क्या आपके पास टॉपिक था कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है, तो आपने कहा था हाँ जी मैम बिल्कुल बदल सकता है। हमने बर्फ को पानी में पिघलते हुए देखा है, पानी का हमने भाप बनते हुए देखा है। तो ये सब क्या हो रहा था, अवस्था का परिवर्तन हो रहा था, एक पदार्थ अपनी अवस्था को बदल रहा है। वापिस हमने भाप से पानी को बनते हुए देखा है, पानी को हमने जमते हुए भी देखा है, यानी बर्फ में परिवर्तित होते हुए देखा है। तो अवस्था आपकी परिवर्तन हो रही है। उसी भाप की बात कर रहे हैं कि भाप पानी में कब परिवर्तित होती है। आपने कहा हमने एक बर्तन रख लिया है गैस में और उसमें पानी रख दिया, आपने गैस को ऑन भी कर लिया है। मैंने कहा आपने बर्तन में पानी ले लिया है, बर्तन को आपने गैस पे रख दिया है, आप लगातार उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, आपका गैस से जितनी भी ऊष्मा है वो पानी में जा रही है और पानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। ठीक है, एक समय के बाद क्या होता है, पानी आपका भाप बनने लगता है। वो जो भाप बन रही है वो वापस पानी कैसे बनती है, वो यहाँ पर पूछे। तो कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस होंगी। आप कहेंगे मैम बर्तन से भाप बनने लग गया था, हमने जब बर्तन के ऊपर ढक्कन रख दिया तो हम ढक्कन की नीचे वाली सरफेस पे फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स बनती हुई दिखाई देती है हमें, जो कि क्या था, भाप से वापस पानी बना था। तो ढक्कन का मतलब क्या है, आपने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, यानी कि दाब बढ़ाया आपने, और दाब बढ़ाने से क्या हुआ, आपका गैसीय अवस्था में जो पानी चला गया था वो वापस द्रव अवस्था में आ गया। क्लियर, पहली चीज आप क्या करेंगे, दाब को बढ़ाएंगे। ढक्कन रखने का अर्थ है कि आपने दाब को बढ़ाया। और दूसरा क्या करेंगे, ठीक इसके ऑपोजिट करेंगे, किसके, कि जब पानी को आपने गर्म किया तब भाप बनी, जब भी भाप को आप क्या करोगे, ठंडा करोगे, तब आपका क्या बनेगा, पानी बनेगा। तो यानी आप क्या करेंगे, तापमान कम करेंगे, और तापमान कम करने से भी आपका गैसीय अवस्था से वापस द्रव अवस्था में पानी आ जाएगा। क्लियर है, चलिए तो ऑप्शंस देखते हैं। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, और डी है आपका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। ठीक है, चलिए मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, तो अभी तो डिफिकल्टी होनी ही चाहिए। कोई आंसर करेगा जल्दी से, इसका आंसर मैंने वैसे बता दिया है, जीआईसी पौड़ी। बताओ क्या आंसर होगा, इनमें से कौन सी परिस्थिति हम लगाएंगे जिससे आपका जो भाप थी यानी गैसीय अवस्था से जल जो है आपका द्रव अवस्था में आ रहा है, यानी पानी बन रहा है, गैस से आपका द्रव बनेगी। क्या करोगे आप, क्या प्रेशर को हाई करोगे आप और टेम्परेचर को लो करोगे, या फिर लो प्रेशर करोगे, दबाव हटा दोगे उससे और टेम्परेचर भी लो कर दोगे, या फिर प्रेशर लो रखेंगे और टेम्परेचर हाई कर देंगे, या फिर दोनों प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को आप हाई कर दोगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, भाप में जब भी आपने ढक्कन लगाया तो वो पानी में परिवर्तित हो गया। तो यानी ढक्कन रखने का मतलब हाई प्रेशर अप्लाई किया आपने। तो हाई प्रेशर कहाँ कहाँ है, आपको ऑप्शन में दिख रहा, दो जगह आपको हाई प्रेशर दिख रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में से ही आपका कोई ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर, पहली चीज। दूसरा हमने क्या बोला, पानी को गर्म करने से भाप बनी, समझ रहे हैं, यानी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में पदार्थ जब गया, जब आपने क्या किया, तापमान को बढ़ाया। लेकिन आपको क्या करना है, गैस से द्रव में लाना है, यानी तापमान कम करेंगे। तो तापमान कहाँ कम हो रहा है, फर्स्ट वाले में कम हो रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, चलिए नोट करेंगे, उच्च दाब, आंसर हो गया आपका उच्च दाब और निम्न ताप पर।
यानी भाप को आप ठंडा करोगे तो वो पानी बन जाएगा। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। समझ आ गया सभी को? हाथ खड़ा करिए समझ आ गया तो। चलिए वेरी गुड, जल्दी से नोट करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई आइस इज, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या होती है बताओ, कोई आंसर करेगा? जीआईसी पौड़ी। शुष्क बर्फ, देखो जब भी आप शुष्क बर्फ की बात करते हैं तो आप बर्फ पे नहीं जाएंगे, ठीक है। शुष्क बर्फ आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और कैसी कार्बन डाइऑक्साइड? जिसको सॉलिडिफाई कर लिया गया, यानी बहुत ठंडा कर लिया है, वो जम गई है, उसको आपका क्या कहा जाता है? ड्राई आइस कहा जाता है। वॉट तो आपके पास ऑप्शन है, वाटर इन सॉलिड स्टेट। क्या अगर आप पानी को, जल को आप ठोस अवस्था में देख रहे हैं, यानी आप इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहे हैं? बर्फ की बात कर रहे हैं। तो बर्फ को क्या शुष्क बर्फ कहा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बी है आपका वाटर इन गैसियस स्टेट। जल को अगर आप गैसीय अवस्था में देख रहे हैं तो उसको हम भाप बोलते हैं, स्टीम, ठीक है। इसके अलावा CO2 इन लिक्विड स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में, या द्रवीकृत कार्बन डाइऑक्साइड जिसे आप कहते हैं, ठीक है। और ये भी आपका नहीं होगा। डी है आपका CO2 इन सॉलिड स्टेट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी वो ठोस अवस्था में जब आपको मिलेगी, उसी को आपका क्या कहा जाएगा? शुष्क बर्फ कहा जाएगा, यानी ड्राई आइस, ठीक है। तो ड्राई आइस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड? जो कि बहुत निम्न ताप पर रखी गई है, बहुत ठंडे जगह पर रखी गई है, और वो कैसी हो गई है? ठोस अवस्था में हो गई है, ठीक है। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, CO2 इन सॉलिड स्टेट, यानी ठोस CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेस एट रूम टेम्परेचर। सामान्य तापमान में इनमें से किसके कणों के मध्य सबसे अधिक या प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल है, ठीक है। चलिए, प्रश्न है, कमरे के ताप पर इनमें से किसके कणों के मध्य सबसे प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल है, ठीक है, यह होगा। ओके, तो आपने जब आप पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, कणों के बारे में, हमने क्या बोला? कोई भी जो पदार्थ है आपके पास, क्या है, जिस पेन से आप लिख रहे हो वो पदार्थ है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, कहीं पर रखेंगे तो वो स्थान भी घेरेगी, तो वो द्रव आपका पदार्थ की श्रेणी में आएगा, ठीक है। कैसा है? ठोस पदार्थ है। इसके अलावा जिस चेयर पे आप बैठे हैं वो भी पदार्थ है, जिस टेबल पे आपने अपनी नोटबुक बुक्स रखी हैं वो भी आपका पदार्थ है, सारी चीजें जो स्क्रीन आगे आपके लगी है वो भी एक पदार्थ है, सभी चीजें पदार्थ है, ठीक है। मैं इस पेन को लेकर चलती हूँ कि ये पेन आपका पदार्थ है, और क्या हो रहा है? ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना, क्लियर, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। अब उन कणों के कुछ गुण थे, जिनमें हमने क्या बोला कि एक तो कण जो होंगे उनके बीच में स्थान पाया जाएगा कुछ ना कुछ, वो वेरी करेगा किसके आधार पर? फिजिकल स्टेट के आधार पर, यानी कि आपका भौतिक अवस्था क्या है। जब हम ठोस की बात कर रहे हो तो वो कण बहुत पास पास है, इसीलिए आप क्या कर रहे हो? टेबल में हाथ रख रहे हो तो टेबल के ऊपर है हाथ, लेकिन हवा में हाथ रखते हो तो हवा में हाथ ठहरता नहीं है, वो नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गैसीय अवस्था में कण है वो दूर दूर है, और आपको स्थान मिल रहा है कणों के बीच में,
इजीली आप हाथ को मूव कर पा रहे हो, और आकर्षण का बल भी बहुत कम हो गया है गैसीय अवस्था में। समझ रहे हैं? द्रव अवस्था में जब भी आप हाथ पानी में भी हाथ डालेंगे तो थोड़ा हवा की तुलना में थोड़ा आपको कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी आपका हाथ इजीली वहां पर मूव होता है। ठीक है, तो वहां पर भी आपका जो आकर्षण का बल है वो गैस की तुलना में थोड़ा अधिक हो गया है, लेकिन ठोस की तुलना में क्या है, कम है। स्थान की बात करेंगे तो स्थान आपका क्या हो जाता है, गैस अवस्था की तुलना में कम हो जाता है, यानी कण थोड़ा पास पास आ जाएंगे और ठोस की तुलना में दूर रहते हैं। ठीक है, इतना है आपका पार्टिकल्स के बारे में। और आकर्षण बल की बात हो गई, स्थान की बात हो गई। इसके अलावा जो पार्टिकल होते हैं वो आपका कंटिन्यूअसली मूवमेंट में रहते हैं, मोशन में रहते हैं, यानी गति करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया आपको कि जो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें आपको बताना है कि किसमें सबसे अधिक आकर्षण बल होगा। तो सबसे अधिक आकर्षण बल किसमें होगा, जो ठोस अवस्था में मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास, ऑक्सीजन है, वाटर है, ब्रोमीन की बात कर रहे हैं और आयन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चार चीजें हैं आपके पास, इन चारों में से आपको बताना है कि किसके कणों के मध्य आकर्षण का बल सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, प्रबल होगा। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन ए होगा तो आप 1 करेंगे, ऑप्शन आपका बी होगा तो आप ये 2 करेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका सी होगा तो 3, ऑप्शन डी होगा तो 4। ठीक है, चलेगा, ऐसा ऐसे कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, किसके कणों के मध्य आकर्षण का बल सबसे अधिक होगा, बताइए। चलिए 4, वेरी गुड। आयन जो है, लोहा, लोहा क्या होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। कहाँ, कमरे के तापमान पर। अपने आसपास देखिए कई चीजें हैं जो लोहे से बनी हुई है, जैसे टेबल हो गया तो उसके जो पैर है, बोलते हैं आप सपोर्ट के लिए, जो वो लोहे के बने हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होंगी, हैंडल हो गए आपके, डोर हैंडल जो होंगे, दरवाजे के जो हैंडल्स होते हैं वो लोहे के बने होंगे। तो उन सब के कणों के मध्य आकर्षण का बल जो होगा वो बहुत प्रबल होगा, यानी आप इजीली उसको कट नहीं कर पाओगे, आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसे काटने के लिए या तोड़ने के लिए। समझ रहे हैं? ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन हवा में विद्यमान है, सांस ले रहे हैं ना, तो यानी ऑक्सीजन है यहाँ पर, और इजीली हैंड का मूवमेंट हो रहा है, यानी आकर्षण बल कैसा है, दुर्बल प्रकृति का है, गैसीय अवस्था है। वाटर की बात कर रहे हैं, हाथ आराम से पानी में आप डाल पा रहे हो तो आकर्षण का बल कैसा है, दुर्बल है। ब्रोमीन की बात करते हैं तो ब्रोमीन भी आपको कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलता है, तो वो भी आपका एक लिक्विड हो गया, तो उसमें भी आपका आकर्षण का बल कैसा हो गया, दुर्बल प्रकृति का हो गया। तो सबसे प्रबल आकर्षण बल किसमें है, आयन यानी कि लोहे में पाया जाएगा। ओके, चलिए आंसर लिखेंगे लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज, समुद्र तल पर या समुद्र की सतह पर जल का क्वथनांक। तो क्वथनांक क्या होता है बच्चे, क्वथनांक होता है जिस पर आपका पानी जो है वो भाप में परिवर्तित होगा, वो वाला टेम्परेचर जहां पे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर की बात करते हैं कि दोनों इक्वल होंगे, उस टेम्परेचर की बात करते हैं आप लोग। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि 0 डिग्री सेल्सियस आपका पानी या जल का मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, यानी कि गलनांक। गलता कौन है आपका, ठोस गलेंगे जो ठोस अवस्था में होंगे, तो बर्फ आपकी गलती है यानी कि पिघलती है, उसका गलनांक लेते हैं आप लोग, वो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, पानी बन गया 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब वो पानी को और तापमान देंगे, यानी कि ऊष्मा देंगे, तापमान बढ़ रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या देखते हैं, पानी आपका भाप में परिवर्तित होना स्टार्ट हो गया है, तो उसको आप बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक कहते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर आपको ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, 373 केल्विन और 273 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने आपको क्या बोला, 100 डिग्री सेल्सियस आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का एट सी लेवल, या जब आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इसको डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। और मैंने कल के सेशन में बहुत अच्छे से बताया था आपको, आप लोगों ने आंसर भी किया था, इसमें आप 273 ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, बताइए। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या चौथा, कौन सा होगा, थर्ड होगा, वेरी गुड, तीसरा। 373 केल्विन दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से।
चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने कुछ और प्रश्नों को जाना, साथ ही बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर जाने। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग उनका उत्तर लिख लेंगे। आने वाले सेशन में कुछ और एमसीक्यूज के साथ आएंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।